वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जाएंगे फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। तो पहला ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। सो ये कर्व होता है जो कि ज्वाइन करता है उन तमाम पॉइंट्स को, ऐसे तमाम पॉइंट्स को जो कि शो करते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो है गुड्स और सर्विसेज का जो कि कंट्री जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है गिवन टाइम के अंदर और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। क्योंकि जाहिर बात है किसी भी टाइम के ऊपर लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है कि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हो। वक्त के साथ साथ रिसोर्सेज को जाहिर बात है डिस्कवर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ मैक्सिमम जो है वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है कोई कंट्री, उनको शो किया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसको हम कहते हैं उससे। और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी शो करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्या है कि इंक्रीज होता है जो टोटल आउटपुट होता है कंट्री का ओवर टाइम, वक्त के साथ जो इंक्रीज होता है आउटपुट के अंदर इंक्रीज कैसे है, जैसे कि एक साल के अंदर 1000 यूनिट्स बने गाड़ियों के, नेक्स्ट ईयर में बनते हैं 1200 यूनिट्स। तो ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि टोटल आउटपुट जो है उसमें ग्रोथ देखने में आ रही है, इजाफा देखने में आ रहा है। ये जो है लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन होता है इकोनॉमी की एबिलिटी का कि प्रोड्यूस कर सके आउटपुट। और जब GDP जो है कंट्री की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कि कंट्री की जो है वो ग्रो हो रही है इकोनॉमिकली तौर पे। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस तरीके से की जाती है कि या तो क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी या फिर क्वालिटी बढ़ाई जाएगी जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। या तो इनकी क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी या क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ा सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दे, बल्कि क्वालिटी बढ़ाने से भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इजाफा हो सकता है। यानी कि 1000 यूनिट से अगर 1200 यूनिट्स बनाए जाएं गाड़ियों के, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, इनके नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दिए जाए, ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्वालिटी बढ़ाने से भी हो सकता है। जो वर्क उनसे लिया जा रहा है, जिस तरह से उनसे वर्क लिया जा रहा है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो जाहिर बात है सेम नंबर ऑफ वर्कर्स के होते हुए भी इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है। और गिफन गुड्स की हम बात करें तो डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं गुड्स की। ये जो है सब कैटेगरी है इन्फेरियर गुड्स की, जो कि लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं वो। और ये रेयर टाइप होती है जो कि बहुत कम जो है देखने में आती है रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि प्राइस चेंज आने की वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है उसी सेम डायरेक्शन के अंदर। और दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो इंक्रीज होना प्राइस का गिफन गुड्स की नतीजा होता है इंक्रीज होना क्वांटिटी डिमांड के अंदर। और फिर हम डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक ग्राफ है, डिमांड कर्व एक ग्राफ होता है और कुछ इस तरह से ये ग्राफ होता है, और जिसके अंदर जो है क्या होता है कि इसमें प्राइस को प्लॉट करते हैं क्वांटिटी डिमांड के अगेंस्ट। एक तरफ प्राइस आएगा तो एक तरफ क्वांटिटी आएगी। ये बताया जाता है कि प्राइस जब गिरते हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसके अंदर इजाफा होता है। और यूटिलिटी की हम बात करते हैं तो इससे मुराद बेनिफिट्स या सेटिस्फेक्शन जो कि कंजम्पशन से मिलते हैं गुड्स या सर्विस के, यानी जो भी फ़ायदा मिल रहा है या सेटिस्फेक्शन मिल रही है गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने से, इस्तेमाल करने से, उसको हम जो है वो यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी जो मिलेगी वो इंटायर सेटिस्फेक्शन होगी जो कि कंज्यूम करने से मिलती है गुड्स या सर्विसेज से। जैसे कि अगर आप बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट से एक बिस्किट का पैक अगर आप पूरा खाते हैं तो जो एक बिस्किट है उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है और टोटल जो यूटिलिटी मिलेगी वो आपको पूरे पैक से मिलेगी। और प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, मैथमेटिकली इसको शो किया जाता है फार्मूले से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस के दरमियान और जो इनपुट उसके अंदर इस्तेमाल किया गया उसको यूजुअली तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है जनरल फॉर्म के अंदर, जो कि है Q = F/L के, जहाँ पर Q क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन की, और L जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ लेबर होता है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। K जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट होता है। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। और मैथमेटिकली तौर पे इसको जिस तरीके से लिखा जा सकता है कि जैसे कि Q = F/KLN/ETP, जहाँ पर Q जो है वो आउटपुट है और K जो है वो कैपिटल है, L जो है वो लेबर है, N जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, E जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, T टेक्नोलॉजी और P जो है वो पावर है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करते हैं। जो इंक्रीज होता है एफिशिएंसी के अंदर प्रोडक्शन की,
एज अ नंबर ऑफ गुड्स, जो कि नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो इंक्रीज होता है। सो यानी कि जब एफिशिएंसी के अंदर इजाफा होगा तो जो नंबर ऑफ गुड्स जिनको बनाया जा रहा है उनके अंदर भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। एफिशिएंसी के साथ ही इजाफा हो जाता है नंबर ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो टिपिकली कंपनी जो है वो अचीव करती है इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो होता क्या है कि एवरेज पर यूनिट कॉस्ट के अंदर कमी देखने में आती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जाहिर बात है वो तो फिक्स ही रहती हैं। फिक्स कॉस्ट जैसे कि रेंट है, अब ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट जो रेंट है उसके अंदर कमी आती चली जाएगी। जाहिर बात है पर यूनिट के हिसाब से ओवरऑल रेंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जाहिर बात है पर यूनिट के हिसाब से उसमें कमी आती जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगा। रेंट फिर ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा डिवाइड होता चला जाएगा। सो इस तरीके से। और फिर टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं तो ये सम होता है, जब फिक्स कॉस्ट और तमाम जितने भी फिक्स कॉस्ट और तमाम वेरिएबल कॉस्ट को मिला देंगे वो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, इसीलिए इसको टोटल कॉस्ट कहा जाता है। और इसको प्लॉट किया जाता है एज अ वर्टिकल समीशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का। सो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग कॉस्ट कर्व। सो अब इसका फार्मूला होता है टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में से डिफरेंट मार्केट्स हैं, जैसे कि मोनोपोली भी है, परफेक्ट कंपटीशन भी है, ओलिगोपोली भी है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं और एंट्री बैरियर्स हमें दिखाई नहीं देते, और कुछ हद तक ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह भी है इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं। और फर्म जो है यहाँ पर होती क्या है कि प्राइस टेकर होती है, लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं होती जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होती हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये डिफरेंट है परफेक्ट कंपटीशन से। सो कुछ हिसाब से ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह है, जबकि कुछ हिसाब से नहीं भी है। जैसे कि एब्सेंस होना एंट्री बैरियर्स का, ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह है, और फर्म्स प्राइस टेकर भी है। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो इस हिसाब से जो है वो डिफरेंट है ये परफेक्ट कंपटीशन से। ओलिगोपोली की हम बात करते हैं, सो सिमिलर है मोनोपोली से कि यहाँ पर होता क्या है कि बहुत नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, क्योंकि मोनोपोली में तो एक ही फर्म होगी नॉर्मली, लेकिन ओलिगोपोली में कम फर्म्स होती है, तो इस हिसाब से ये उसके काफ़ी क्लोजर है। और जाहिर बात है बैरियर भी होते हैं यहाँ पे, एंट्री होना भी आसान नहीं होता। और ये सिमिलर है परफेक्ट कंपटीशन में इस हिसाब से कि फर्म के दरमियान कंपटीशन बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि कम फर्म्स होती हैं। जब मार्केट में चंद फर्म्स होती है तो फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। कॉल्यूशन की हम बात करें तो होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा फर्म ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलेंगे जब वो सेट करेंगे प्राइस या फिर क्वांटिटीज़। और जिस तरह हमारे यहाँ पे गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर हुआ था कि फर्म्स आपस में कोलाइड कर गई थी, वो 3 फर्म्स ने कोलाइड कर लिया, और वो जो है खुद उन्होंने फिर जाहिर बात है मिल के प्राइस सेट किए, और उन्होंने कोई ऐसी गाड़ी नहीं निकाली जो एक दूसरे की कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट हो। और फिर जो है वो ऐसे सिचुएशन के अंदर उन्होंने फिर जाहिर बात है प्राइस भी अपने हिसाब से जो है बढ़ाना शुरू किया, और फिर जो कस्टमर्स थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसमें कॉल्यूशन के अंदर फिर ऐसा ही होता है कि जहाँ जिन फर्म्स के दरमियान कंपटीशन होना था वही फर्म्स आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, और फिर वो मोनोपोली पावर उनके पास आ जाती है, और फिर अपनी वो प्रोडक्शन को भी लिमिट कर देते हैं, और फिर साथ में प्राइस भी फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई वो ऑप्शन नहीं रहने देते। एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टोटल प्लान या फिर डिजायर्ड स्पेंडिंग होती है इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड के ऊपर, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो सम है, यानी कि हम जमा कर दें अगर कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, जिसके अंदर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स होती है। और ये इन्वर्सली रिलेट करता है जो एग्रीगेट प्राइस लेवल है थ्रू द वेल्थ, इंटरेस्ट रेट और जो इंटरनेशनल परचेसिंग पावर इफेक्ट्स हैं। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं सो वाइडली तौर पे जो है वो इसको देखा जाता है मॉडर्न, पहला जो मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, और इसके जो मेजर डेवलपर्स है उसमें शामिल है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैथ्यूज और जॉन स्टुअर्ट मिल। कुछ जो डेफिनेशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की वो एक्सपेंड की गई विलियम पेटी तक, जोहन हेनरिक वॉन थनन और जो कार्ल मार्क्स हैं। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो अर्लीस्ट ब्रांड थे इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट के जिनको दुनिया ने जाना, और एसेंशली तौर पे ये माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि इनकी थ्योरीज जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली थ्योरीज नहीं थी।
सो कीन्स एंड द ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं। सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जब पिछली सदी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है तो होता क्या कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं, जो उनकी थ्योरीज थी वो फेल हो गई उस दौरान। तो फिर कीन्सियन इकोनॉमिक्स हमारे सामने आती है, जिसको कीन्सियनिज्म या फिर कीन्सियन थ्योरी भी कहा जाता है। एक इकोनॉमिक थ्योरी जो कि बेस करती है आइडियाज़ के ऊपर 20वीं सेंचुरी के जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनियार्ड कीन्स थे, इनके आइडियाज़ के ऊपर। और कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो प्रमोट करता है एक मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करें। इनके गवर्नमेंट का भी रोल होता है, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है उसको यूज़ करते हुए प्रमोट किया जाता है डिमांड को मैक्रो लेवल के ऊपर, कि फाइट किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन जो है। अब एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो है टोटल प्लान या फिर डिजायर्ड स्पेंडिंग होती है इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड के ऊपर, और एग्रीगेट डिमांड जो सम है कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का और नेट एक्सपोर्ट का, और ये इन्वर्सली रिलेट करता है एग्रीगेट प्राइस लेवल से। सो अब अगर हम बात करें फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट की, सो स्टॉक क्या होता है कि एक वेरिएबल या मेजरमेंट होती है जिसको डिफाइन किया जाता है कि इंस्टेंट इन टाइम के लिए, और स्टॉक जो है वो सिर्फ मेजर किया जा सकता है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, टाइम के अंदर किसी खास वक्त के ऊपर अगर हम करें इसको मेजर कर सकते हैं। और फ्लो की हम बात करें तो एक वेरिएबल या मेजरमेंट जिसको डिफाइन किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और एक फ्लो जो है वो मेजर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड। फॉर एग्जांपल जैसे कि जीडीपी जो होती है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक गिवन ईयर में, और इनकम जो है वो दूसरा फ्लो मेजर है जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, जो कि एक एवरेज इनकम है। पर कैपिटा इनकम असल में है क्या, एक एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री की। एवरेज इनकम हमारे अगर इसको डॉलर के अंदर हम मेजर करते हैं तो हमारे कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम बताई गई है करंट कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमारे सामने आते हैं उसके मुताबिक $140 से भी कम है, जो कि जाहिर बात है बहुत कम है। और बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ में हम अगर देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में $3,000-4,000 तक बनती है, और यूएस की अगर हम देखते हैं तो वो 6,500 तकरीबन जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बनती है। तो अब इसको हासिल कुछ इस तरीके से किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम जितनी भी होती है उसको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। नेशनल इनकम हम किसी भी कंट्री की होगी तो उसकी जब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगी, और इसी से पता चलता है कि किसी भी कंट्री के लोग जो है जाहिर बात है वो कितने अमीर हैं, कितना उनके पास जो है वो एक तरह से पैसा है, उनकी कितनी परचेसिंग पावर है, इसी से ये पता चलता है। क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ने से अगर जो है वो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, तो जाहिर बात है पॉपुलेशन बढ़ने से अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है तो वो कोई ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी की, वो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो रही है। लेकिन पर कैपिटा इनकम से पता चलता है कि असल में जो लोग हैं किसी भी कंट्री के वो कितने रिच हैं या नहीं हैं, क्या वो रिच हो रहे हैं या वो पुअर हो रहे हैं। सो ये एक एवरेज एनुअल इनकम होती है पर हेड के लिए, तमाम जितने भी जाहिर बात है लोग होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है लोगों का कि कितने डॉलर उनकी जो है वो इनकम होती है, एवरेज इनकम उनकी कितनी बनती है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि लोग कंज्यूम करते हैं जब वो रिसीव करते हैं एक्स्ट्रा डॉलर जो है डिस्पोजेबल इनकम का, और एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूजुअली होती है ये 0.5 से 1 के दरमियान, लेकिन ये वेरी कर सकती है कंसिडरेबली तौर पे डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं, और पॉपुलेशन एज ग्रुप्स में, और जो स्टेजेस होते हैं एक पर्सन की लाइफ के अंदर जाहिर बात है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें सो ये फ्रैक्शन होता है एडिशनल डॉलर का डिस्पोजेबल इनकम के जो कि सेव किया जाता है। सो इसी वजह से एमपीसी बराबर होता है 1 - एमपीएस के, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रेशियो होता है टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम का, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो रेशियो होता है टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम का। सो इसी वजह से एपीसी बराबर है 1 - एपीएस के। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट या फिर जो ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि आज की कंजम्पशन को एक तरह से हम भूल जाते हैं, आज की कंजम्पशन को हम सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो एक तरह से नज़र होती है वो इस चीज़ के ऊपर होती है कि हम इंक्रीज़ करेंगे आउटपुट फ्यूचर में। सो इन्वेस्टमेंट इसीलिए लोग करते हैं कि आज की कंजम्पशन को वो रोकते हैं, कोई भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो वो इसीलिए करते हैं ताकि आज की जो कंजम्पशन है उसको फॉरगो किया जाए, उसको भूल जाया जाए, सेक्रीफाइस कर दिया जाए, और विद एन आई जो नज़र है वो होती है कि फ्यूचर के अंदर आउटपुट को बढ़ाया जाए। और ये सारी बातें मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट भी होता है एग्रीगेट डिमांड का। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की हम बात करें, सो ये जो रिलेशनशिप शो करता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान और जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जनरली तौर पे इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है, क्योंकि जब बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट रेट उस पर जो है वो चार्ज किया जाता है। सो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंस किया जाता है बोरिंग रिसोर्सेज के ज़रिए, लोन्स लिए जाते हैं बैंक वगैरह के ज़रिए या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो रिलेशनशिप जो होता है इंटरेस्ट रेट के दरमियान उन बोरोइंग के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है वो जाहिर बात है नेगेटिव है। सो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस जो है ये ट्रेड डेफिसिट भी कहलाया जाता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट्स हैं कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चेंज होते हैं टाइम के साथ, और ये रीजनेबल है कि एक्सपेक्ट किया जाए कंट्री का ट्रेड बैलेंस के वो चेंज का हो वक्त के साथ। नाउ द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली तौर पे इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई को कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कंटिन्यूस राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में, यानी कि जनरल प्राइस लेवल तकरीबन जो तकरीबन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो अशिया होती है, जो चीज़ें होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उनकी जो प्राइस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसी को हम महंगाई कहते हैं कि जब सारी चीज़ों की जारी बात है या फिर ज़्यादातर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है तो उसी को महंगाई कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ महंगी हो गई तो हम कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है। सो महंगाई तभी होती है जब ज़्यादातर चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, उसको जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है, कंटिन्यूस राइज, और वो कंटिन्यूसली तौर पर इजाफा होता है, यानी कि एक ये कि एक वक्त इजाफा हुआ रुक गया, लेकिन इजाफा होता जा रहा है रोज़ाना, या चले रोज़ाना ना सही हफ्ते में या महीने में इजाफा होता जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि महंगाई हो रहा है, कंटिन्यूस राइज हो रहा है। और डिफ्लेशन भी होता है, इसका अपोजिट है, जो कि सारी बातें बहुत कम ही देखने में आता है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है, हमारे कंट्री में भी देखने में आ जाता है। वैसे तो खैर बहुत कम है, लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है। तो ये जो है सस्ताई जिसको हम कह सकते हैं वो है, उलट है यानी कि इन्फ्लेशन का। और ये तब होता है कि जनरल प्राइस लेवल जो है फॉल होते हैं। तो बहुत कम जाहिर बात है ये हमारे यहाँ देखने में आता है, लेकिन जाहिर बात है ये भी एक सिचुएशन है, सस्ताई जिसको हम कहते हैं। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो परसेंटेज एनुअल इंक्रीज होता है एवरेज प्राइस लेवल के अंदर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि BOP से उसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है कंट्री की जो भी ट्रांजैक्शन होती है पूरी दुनिया के साथ, एक कंट्री की पूरी दुनिया के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी खरीदो फरोख्त वगैरह हो रही है वो। और इसी के अंदर करंट अकाउंट भी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या है, ट्रेड बैलेंस होता है जनरली तौर पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये होता है, लेकिन साथ में जो नेट फैक्टर रिसिप्ट होते हैं अब्रॉड से ऐड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट की बात करें हम, सो जनरली प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट पिक्चर नेट एसेट पोजीशन जो कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं, सो ये प्राइस होता है डोमेस्टिक करेंसी के अंदर एक यूनिट का फॉरेन करेंसी में, उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। और अब गवर्नमेंट परचेजेस की हम बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से होता है, यानी कि गवर्नमेंट करती है एक्चुअली, और गवर्नमेंट परचेजेस को यूज़ करते हुए ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट को, और प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक गुड्स। जाहिर बात है गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है तो वो कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर करेगी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज वगैरह, जो भी उनके लोग हैं उनको सैलरी देने के लिए। और फिर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, नेशनल डिफेंस प्रोवाइड करेगी, और हाईवे वगैरह बनाएगी, हाईवे और जो भी रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस वगैरह की कंस्ट्रक्शन है। सो गवर्नमेंट परचेजेस में जो है वो शामिल नहीं होते दूसरे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स के लिए। अब हम टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली तौर पे पे किया जाता है, एक टैक्स जो कि इनकम के ऊपर लगाया जाता है। एक ऐसा टैक्स होता है जिसका हमें पता होता है कि जाहिर बात है कितना कट रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यूजुअली इसमें जो है वो वेजेस भी शामिल है, हमारा रेंट भी शामिल हो सकता है, रेंट के ऊपर लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर, प्रॉफिट जो लोग अर्न कर रहे हैं, इवन के बैंक्स के ऊपर जो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पर भी जारी बात है इसको लगाया जाता है। और ट्रांसफ़र पेमेंट, सो ये जो है डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के तौर पर भी जाना जाता है। और पर्सनल इनकम टैक्स होता है एक टैक्स जो कि इंडिविजुअल इनकम के ऊपर लगाया गया है,
एक शख्स की जो इनकम है उसके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। और ये जो है प्राइमरी सोर्स होता है रेवेन्यू का फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की। और एक बहुत बड़ा सोर्स भी होता है बहुत सी स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, अच्छा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी। और इन प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स जो ये प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि इनका जो परसेंटेजेस हैं वो बढ़ती चली जाती है जितनी ज़्यादा सैलरी बढ़ती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ही यही है। सो मनी सप्लाई और उसके बहुत से डेफिनेशन की हम बात करते हैं। सो एम नोट की हम बात करें, सो ये जो है बेस मनी कहलाया जाता है, हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस। ये जो है वैल्यू होती है तमाम करेंसी नोट्स जितने भी होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं सर्कुलेशन के अंदर किसी भी इकोनॉमी में, जितने भी यानी कि नोट्स और कॉइन्स को इशू किया है सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ने, उनकी जो जाहिर बात है वैल्यू है, जितनी भी वर्थ है उनकी, उनको अगर हम एक तरह से सारा अमाउंट जमा कर लें सिंपल वर्ड में बात करें तो वो जो है इसके अंदर आ जाता है। और M1 जो होता है फिर इसमें M नोट की भी सारी चीज़ें शामिल हैं और साथ में जो करंट डिपॉजिट रखवाए गए कमर्शियल बैंक्स के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर करंट जितने भी डिपॉजिट रखवाए जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और फिर M2 की हम बात करते हैं तो इसमें M1 वाली तमाम चीज़ें भी आती हैं, साथ में टाइम डिपॉजिट भी आते हैं। एक टाइम डिपॉजिट में ऐसा होता है कि एक टाइम होता है उससे पहले जो है वो डिपॉजिटर जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। सो एलएम कर्व की अगर हम बात करते हैं तो शो करता है ये कॉम्बिनेशन जो है रियल आउटपुट का और रियल इंटरेस्ट रेट का, इसके ऊपर मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो आईएस कर्व जो के, सो ये जो है काफ़ी सिंपलर है। हम स्टार्ट करते हैं लोनेबल फंड के साथ, या फिर जो मार्केट है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर और एस एंड आई को जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। सो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल जो है प्लॉट किया जाता है एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आई जो है वो इंक्रीज होता है, सो वो जो है अब चीपर है फर्म के लिए कि बोरो करें मनी और इन्वेस्ट। जाहिर बात है जब आई इंक्रीज होगा तो वो चीपर हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की अगर हम बात करें, फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। सो एक्सपेंशनरी का मतलब एक्सपेंड कर रही है एक तरह से गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है कि एक इंक्रीज होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा देती है स्पेंडिंग करना। उससे क्या होता है कि राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है आईएस कर्व में, और उसकी वजह से दोनों इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट और इनकम जो है वो उनके अंदर इजाफा देखने में आता है। सो किन्जियन क्रॉस मॉडल के अंदर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है उसका स्लोप। अच्छा, अब आपके सामने जो वो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात, तो पहला ये कि किन्जियन क्रॉस मॉडल के अंदर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है उसका जो स्लोप है वो इनमें से क्या है, वो है लेस देन 1। सो लेस देन 1 जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसमें ये कि जो पेमेंट की गई हाउस वाइफ को, उसके अलावा पॉकेट अलाउंस दिए गए चिल्ड्रन को और मेंटेनेंस अलाउंस दिया गया ओल्ड पेरेंट्स को, ये तमाम के तमाम जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट हैं। उसके बाद ये कि जो रिलेशनशिप होता है आवर्स जो प्रोवाइड किए लेबर्स ने और वेज रेट ने, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और उसके बाद ये कि जो मार्केट फेलियर है वो होता है कब, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट डू नॉट अचीव इक्विटेबल आउटकम, यानी कि इक्विटेबल आउटकम अचीव नहीं करती कॉम्पिटिटिव मार्केट। और उसके बाद ये कि डू नॉट अचीव एफिशिएंट आउटकम अचीव नहीं करती। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू इंटरवीन इन द मार्केट, गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है मार्केट में इंटरवीन करने के लिए। सो ऑल ऑफ द गिवन हैपन। उसके बाद ये कि ग्राफ जो कि बताता है हमें रिलेशनशिप जो है टोटल जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि डिमांड की गई और जो प्राइस लेवल है वो होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि डिमांड कर्व जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अगेंस्ट जो है वो उसको प्लॉट किया जाता है। सो जो डिमांड कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जारी बात है एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटल बताएगा, जारी बात है वही चीज़ टोटली तौर पे बताएगा। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है, सो वो ये कि 1 - MPS
इज इक्वल्स टू MPC। और उसके बाद ये कि एक सिचुएशन जिसके अंदर कंट्री की इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, उसको ट्रेड डेफिशिट हो जाता है, एक डेफिशिट देखने में आता है हमें। उसके बाद ये कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हाईवे के लिए, स्कूल्स के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, वो इंक्लूड होता है इनमें से कौन से GDP के कंपोनेंट में? वो होता है गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर ये जो है वो आ जाता है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट का जो है वो एक बजट, बैलेंस बजट होता है, अगर उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है उसकी टोटल एक्सपेंडिचर के, सो बिल्कुल बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर होंगी। और उसके बाद ये कि एक टैक्स जो होता है इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर जो लगाया जाता है वो जाना जाता है किसके तौर पर? पर्सनल इनकम टैक्स के। ये भी जो है जारी बात है पहले आ चुका है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में। उसके बाद ये कि टू डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए कि एक इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमें क्या ट्रैक रखना चाहिए? चेंजेस इन रियल GDP। रियल GDP को देखना चाहिए, नॉमिनल नहीं। नॉमिनल GDP ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर महंगाई बढ़ रही है, यानी कि GDP सेम रहेगी, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से जब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो लगेगा कि जैसे GDP बढ़ रही है। जैसे कि 1000 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गाड़ियों के, तो उनकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी महंगाई की वजह से, तो लगेगा जैसे कि GDP बढ़ रही है, लेकिन असल में होगा क्या कि उनकी वैल्यू सिर्फ इस वजह से बढ़ रही है कि महंगाई की वजह से, जबकि रियल GDP जब बढ़ेगी तो जो 1000 यूनिट्स के बजाय वो 1200 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। कब होगा अपवर्ड? जब इंक्रीज होती है प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल गुड्स की, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था। उसके बाद ये वजह ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं होता परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के? वो ये है कि कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट प्राइस चेंज। कंज्यूमर जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस चेंजेस। उसके बाद ये कि सपोज करें मोनोपोलिस्ट जो है वो सेट करे आउटपुट जो है लेवल के ऊपर, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर है। इस केस के अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उसके बाद ये कि जो कॉनकेव शेप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो गुड्स के लिए, एक्स और वाई के लिए, इलस्ट्रेट करता है इनमें से क्या? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बोथ गुड्स, सो दिस वन इज द आंसर। उसका ये कि एक डिमांड कर्व जो है वो प्राइस इलास्टिक होता है। कब होता है? जब चेंजेस जो होती है डिमांड के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तौर पर ज़्यादा होती हैं चेंजेस इन प्राइस से। उसके बाद ये कि जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस की, यानी कि नंबर्स के अंदर हम उसको मेजर करते हैं, वो कहलाई जाती है यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर हम नंबर्स के अंदर करते हैं। उसके बाद ये कि जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो बड़ा इक्वल होता है किसके? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट के। और उसके बाद ये कि एक मार्केट जो होती है फ्यू एंट्री बैरियर्स के साथ और बहुत सी जो फर्म्स के साथ जो कि सेल करती है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वो होती है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। और उसके बाद ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? वो ओलिगोपोली होती है। उसके बाद ये कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट है, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये कि डिक्लाइन होना है इंटरनेशनल, ऑफिशियल इंटरनेशनल जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर। और उसके बाद ये कि जब एक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर सकता है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्यूअर इनपुट्स के साथ, तो इसमें से क्या चीज़ होती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो होता है। उसके बाद ये कि जो कीन्जियन इकोनॉमिक्स हैं, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एग्रीगेट आउटपुट से, तो फिर क्या होता है? एग्रीगेट आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।